बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 3 में हम चर्चा करेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल की। देखिए बच्चों, किसी भी समीकरण का जो हल होता है वे उस समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशियों अर्थात चर राशियों के ऐसे मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः द्विघात समीकरण के हलों को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए, माना ax² + bx + c बराबर क्या है 0 एक द्विघात समीकरण है, तब इस द्विघात समीकरण के हल x के वे मान होते हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं। x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। अब क्योंकि ax² + bx + c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें एक के स्थान पर तो 0 नहीं हो सकता। और यदि x बराबर अल्फा इस द्विघात समीकरण का हल है, x बराबर अल्फा इसका क्या है, हल है या मूल है। हल या मूल कहना बच्चों एक ही बात है। अगर x बराबर अल्फा इसका हल है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का अर्थ है कि इसमें x के स्थान पर अल्फा रखोगे तो LHS RHS के बराबर होगा। x के स्थान पर अल्फा सोचिए, आपको मिल जाएगा a² + b + c किसके बराबर, 0 के बराबर। द्विघात समीकरण की जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी बच्चों, तब मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर बहुपद है ax² + bx + c के रूप का, अर्थात ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है, तब हम इस बहुपद ax² + bx + c को 0 के बराबर करते हैं तो हमें मिलता है द्विघात समीकरण। अच्छे से याद है ना बच्चों, द्विघात समीकरण की परिभाषा आपको हमने सीखा था किसी समीकरण के द्विघात होने या न होने की जांच करना भी। उम्मीद करता हूँ उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इस बात को समझिए, ax² + bx + c के रूप का कोई व्यंजक क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके बराबर में 0 लेंगे तो आपको क्या मिलता है, द्विघात समीकरण। अध्याय 2 में हमने चर्चा की थी द्विघात बहुपद के शून्यकों की कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात किए थे हमने। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणनखंडों द्वारा हम बात कर रहे हैं, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हलों की। और बच्चों ये द्विघात समीकरण के हल कह लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल कह लीजिए, या द्विघात बहुपद के शून्यक कह लीजिए, सब क्या हैं, एक ही बात है। अर्थात द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल या हल एक ही हैं। तो जैसे हम गुणनखंड ज्ञात करते थे द्विघात बहुपद के अध्याय 2 में, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। आइए एक बार दोहरा लेते हैं गुणनखंड विधि को, फिर उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण के हम हल ज्ञात करेंगे गुणनखंडों द्वारा। तो हमारे पास होता है एक द्विघात समीकरण इस रूप में ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। हमें ज्ञात करने हैं इसके हल या मूल। कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंडों द्वारा। गुणनखंडों द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम a को c से गुणा कर लेंगे। a को गुणा कर लीजिए c से। मान लीजिए आपके पास आ गया कोई संख्या d। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गुणनफल आया है ये धनात्मक आया है या ऋणात्मक। अगर ये धनात्मक आया तो इसके दो गुणनखंड m और n इस तरीके से पता करेंगे कि m + n का मान इस b के संख्यात्मक मान के बराबर हो। b का साइन नहीं देख रहा बच्चों, b के संख्यात्मक मान के बराबर। ये किसके बराबर हो, b का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान का मतलब अगर ये माइनस का हुआ तो भी हम प्लस में ही लेंगे, संख्यात्मक मान। ठीक है। अगर ये d, a और c का गुणनफल क्या है,
ऋणात्मक आए। कैसा आए? ऋणात्मक आए। तो इन दो गुणनखंडों को घटाने पर क्या आना चाहिए? b का संख्यात्मक मान आना चाहिए या b का निरपेक्ष मान आना चाहिए। समझ में आई विधि? अभी तक जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले a गुणा c करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसके दो गुणनखंड ऐसे प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर b का मान प्राप्त हो। जोड़ेंगे कब? जब गुणनफल धनात्मक आया। घटाएंगे कब? जब गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ठीक है। उसके बाद में ये समीकरण आपको इस रूप की दिखेगी, ax² प्लस m प्लस माइनस n x प्लस डी के जैसी। भाई b के स्थान पर आप ये इन दोनों गुणनखंडों को योग के या अंतर के रूप में लिखोगे। उसके पश्चात ये आपको इस तरीके से दिखेगी, ax² प्लस mx प्लस माइनस nx प्लस डी। फिर हम प्रथम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे, अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे। ये जो द्विघात बहुपद था समीकरण में, ये वाला हिस्सा सिर्फ, इसको हम तोड़ लेंगे दो रेखिक गुणनखंडों के रूप में। प्रत्येक गुणनखंड से हम क्या कर लेंगे? एक मूल या हल ज्ञात कर लेंगे। आइए उदाहरणों के माध्यम से इस विधि को और अच्छे से समझते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 3, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको द्विघात समीकरण दी जाए और उसके हलों की बात की जा रही होती है, तब हम क्या करेंगे? हल में सर्वप्रथम अच्छे से बच्चों जो समीकरण दी गई है, जिस रूप में दी गई है वैसे की वैसे लिख लेंगे। ठीक है। तो ये आपको दिया गया था जैसा ही मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। माइंड में ये काम करूँगा बच्चों, दिमाग में चलाऊँगा इस बात को कि a की जगह 2 है, b की जगह -5 है, c की जगह 3 है। गुणनखंडों द्वारा हल ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या? a को c से गुणा करके देखेंगे। a और c को गुणा कीजिए, प्लस का 6 आएगा। क्या? प्लस का 6 आने का मतलब 6 के ऐसे दो गुणनखंड हम अब ज्ञात करेंगे जिनको जोड़ने पर b का संख्यात्मक मान आएगा। b का संख्यात्मक मान क्या है? 5। यहाँ b का मान -5 है, लेकिन संख्यात्मक, सिर्फ मैं चिन्ह नहीं देख रहा, संख्या देख रहा हूँ, तो 5। ठीक है। 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? आप बोलेंगे सर 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। किनको जोड़ने पर 5 आ रहा है? 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो हम 5 के स्थान पर 2 प्लस 3 रख देंगे। इसमें हम इसको इस रूप में लिख लेंगे, 2x² माइनस अपनी जगह 5 की जगह 2 प्लस 3, x की जगह x प्लस 3 बराबर 0। फिर इस x को अंदर गुणा कर दीजिए, 2x² माइनस 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ब्रैकेट हटाइए बच्चों, बाहर माइनस का साइन है, सावधानी से हटाएंगे। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या से जब आप किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो इनमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ आएगा? 2x उभयनिष्ठ आएगा। यहाँ बच गया x माइनस 1। यहाँ दोनों में -3 उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें x माइनस 1 भी उभयनिष्ठ आ गया और 2x माइनस 3 बच गया बराबर 0, है ना। अध्याय 2 में जिस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात किए थे वैसा ही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, ऐसा ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक गुणनखंड को शून्य के बराबर ले लेंगे और फिर अभिष्ट हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम, यदि x माइनस 1 बराबर 0 लें तब x बराबर 1 आता है, तथा दूसरा गुणनखंड क्या है बच्चों? 2x माइनस 3।
2x माइनस 3 बराबर 0 लें तो x का मान आता है 3/2। x का मान 3/2 या फिर 1 हम लिख देंगे। अतः अभिष्ट हल वो हो जाएंगे x बराबर 1 या 3/2। x बराबर 1 या 3/2 हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के अभिष्ट हल हो जाएंगे। देखिए अब आगे हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 4, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको हल ज्ञात करना है तो वही हमारी विधि। सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण को, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ए बी सी के मान बता दीजिए। a का मान है 6, b का मान -1 और c का मान -2। a गुणा c सोचिए, 6 गुणा -2 कितना होगा, -12। कितना होगा, -12। अब 12 के आपको ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका क्या हो, अंतर। देखिए माइनस का है ना, इसलिए जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। बी का संख्यात्मक मान, तो 12 के गुणनखंड सोचिए, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 4 गुणा 3। ये मैं गुणनखंड किस प्रकार से सोच रहा हूँ उसको भी देखिए बच्चों। मैंने सबसे पहले जो गुणनफल आया था उसको 1 गुणा करके लिखा, फिर इधर वाले को डबल उधर वाले को आधा करता गया, तो मेरे पास दो गुणनखंड आते रहे, किसके, 12 के। अब मैं जोड़ के देख लूंगा, घटा के देख लूंगा, क्योंकि मुझे जोड़ना तो है नहीं, ऋणात्मक आया है तो घटा के देखूंगा। 1 और 12 को उठाएंगे 11 आ जाएगा, 2 और 6 को उठाएंगे 4 आ जाएगा, 4 और 3 को उठाएंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा अभिष्ट जो गुणनखंड होगा वो ये होगा 4 गुणा 3। 12 के दो गुणनखंड हमारे को कौन से चाहिए, 4 गुणा 3, क्योंकि इनको घटाने पर 1 आ रहा है। तो यहाँ बी के स्थान पर आप लिख देंगे 4 माइनस 1। किस प्रकार से, देखो 6x² माइनस अपनी जगह 4 माइनस 3 लिख दूं, 4 माइनस 3 लिख दूं, x के स्थान पर x -2 बराबर 0। फिर 6x², ये माइनस x से अंदर गुणा करोगे तो -4x और ये प्लस का 3x हो जाएगा, -2 बराबर 0। प्रथम दो में से और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। यहाँ से 2x उभयनिष्ठ आ गया, 3x -2 बच जाएगा। इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो एक उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये भी 3x -2 हो जाएगा बराबर 0। अब 3x -2 और 2x + 1 बराबर कितना, 0। एक को 0 के बराबर करेंगे और अभिष्ट हल प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, यदि 3x -2 बराबर 0 तब x बराबर कितना, 2/3। तथा यदि अगला गुणनखंड क्या है, 2x + 1, 2x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1/2। x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3 हमारे क्या हो जाएंगे, अभिष्ट हल होंगे। लिख भी देंगे। अतः अभिष्ट हल x बराबर 2/3 या -1/2, 2/3 या -1/2। इस तरीके से हल करेंगे बच्चों गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को। आगे देखिए उदाहरण संख्या 5, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5। इसमें क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। रूट वाली संख्या आ गई, हमसे तो नहीं होगा, ऐसा लगता है ना। लेकिन रूट वाले सवाल बच्चों बहुत आसान होते हैं। देखिए कैसे, हल में हम वही जो हमें समीकरण दी गई है उसे लिख लेंगे, 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। काम वही करना है, विधि वही है। गुणनखंडों द्वारा कैसे करते हैं, a गुणा c करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस का 6 आएगा। अब इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको जोड़ने पर b का संख्यात्मक मान अर्थात 2√6 आए।
ठीक है, तो 6 के गुणनखंड हम करके देखते हैं। 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, इनमें से किसी को भी जोड़ लो, 2 रूट 6 नहीं आएगा, क्योंकि रूट तो तभी आएगा जब रूट वाला गुणनखंड होगा। अब रूट में क्या लिखा है 6, इनमें से देखिए, इनमें से किस में आपको 6 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो बस आप क्या कीजिए, इसी को उठा लीजिए, 1 गुणा 6 को यहाँ पर रूट 6 का भाग लगा देंगे तो रूट 6 आ जाएगा, और इधर रूट 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस 6 में से को मैंने लिख दिया रूट 6 गुणा रूट 6 के रूप में लिख सकता हूँ ना। रूट 6 को रूट 6 से गुणा करेंगे तो वापस से कितना जाएगा 6, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए हम लिख देंगे 3x² माइनस 2 रूट 6x की जगह लिख देंगे रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। माइनस x से अंदर गुणा कर दीजिए तो यह जाएगा 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अभी तक की कहानी में तो कोई दर्द नहीं हुआ होगा बच्चों, सब कुछ बहुत आसान है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि 6 को हम रूट 6 गुणा रूट 6 के रूप में लिख सकते हैं। रूट 6 और रूट 6 का योगफल कितना हो जाएगा, 2 रूट 6। अब प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेने की बारी आ गई। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है बच्चों से। तो देखिए उभयनिष्ठ लेने का तरीका आप एक बेसिक तरीके से ले लीजिए। 3x² है, कितना है बच्चों, 3x²। तो इसका अर्थ है 3 को तो रूट के रूप में आप लिख सकते हो, रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा x, ऐसे ना। अगला पद क्या है, रूट 6x। तो आप इसे लिखेंगे रूट 3 गुणा रूट 2 गुणा x। अब सोचिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। देखिए रूट 3 उभयनिष्ठ है और x भी उभयनिष्ठ है, तो रूट 3x को उभयनिष्ठ ले लीजिए, रूट 3x को उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा। इसके पास तो क्या बचा बताओ, रूट 3x बच गया, रूट 3x बच गया। इस रूट 6x के पास क्या बचा, केवल रूट 2 बच गया, ये माइनस का रूट 2। ठीक है, फिर अगले वाले के बारे में सोचिए ऐसा ही। रूट 6 के गुणनखंड तो आपको पता है, रूट 6x के दो, और 2 को आप क्या लिखेंगे, 2 को आप लिखेंगे रूट 2 गुणा रूट 2। अब उभयनिष्ठ क्या रूट 2 आएगा, तो देखिए रूट 2 उभयनिष्ठ ले लीजिए माइनस में, तो इसके पास से तो बच जाएगा रूट 3x, इसके पास में बच जाएगा रूट 2, वो भी माइनस का बराबर 0। क्योंकि मैंने माइनस वाला उभयनिष्ठ लिया है तो अंदर प्लस के बनेंगे, साइन चेंज करके अंदर लिखेंगे। ठीक वैसे ही जब हम रूट के ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट हटाने पर साइन चेंज करते हैं, वैसे ही ब्रैकेट लगाने पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे। क्या यहाँ से रूट 3x माइनस रूट 2 उभयनिष्ठ आ गया, और अंदर बच गया देखो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, अर्थात रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। प्रत्येक को 0 के बराबर लेंगे, दोनों गुणनखंड एक जैसे ही हैं, इसलिए x के दोनों मान जो आएंगे वो एक जैसे आएंगे। लिखेंगे बच्चों, अतः यदि रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा रूट 2 बटे रूट 3, या इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 बटे 3। फिर लिखेंगे इसलिए अभिष्ट हल x बराबर रूट में 2 बटे 3 या रूट में 2 बटे 3। याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि द्विघात बहुपद के जो 2 शून्य होते हैं वो एक ही बिंदु पर भी हो सकते हैं। उस ग्राफ को याद कीजिए बच्चों, अध्याय 2 में मैंने जो आपको बताई थी इस वाले को। यहाँ पर हमने कहा था इन दोनों केस में कि जो दोनों शून्य होते हैं वो एक ही संख्यात्मक मान रखते हैं। तो द्विघात समीकरण के जो दोनों हल है ना वो एक ही संख्यात्मक मान रखते हैं। अतः इस समीकरण का जो हल होगा वो एक ही संख्या होगी, वो क्या है, रूट में 2 बटे 3। आइए अब हम करते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल पर आधारित एक शाब्दिक
समस्या, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों। देखिए उदाहरण संख्या 6 हमारी पाठ्य पुस्तक का, इसमें हमसे कहा गया है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब अनुच्छेद 4.1 को देखते हैं। ये अनुच्छेद 4.1 है, उसमें हमसे क्या कहा गया था, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ऐसी ट्रस्ट जो धर्म का कार्य करती है, अच्छे कार्य करते हैं। धर्म का कार्य करने से अर्थ हिंदू या मुस्लिम धर्म के कार्य करने से नहीं है बच्चों, अच्छे कार्य करने से। 300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहती है। ये जो एरिया है वो कितना है, 300 वर्ग मीटर है। इस कक्ष का जो एरिया है 300 वर्ग मीटर है। फिर जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक मीटर है। देखिए लंबाई किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, हमें ऐसा ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आए और जिसमें कुछ अज्ञात राशियां हो और उन अज्ञात राशियों के मध्य कोई संबंध भी दिया जाए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है और अज्ञात राशियां हैं और इनके मध्य संबंध भी हमें पता है, तब हम इनमें से एक को मान लेते हैं और दूसरी उसकी सहायता से, उस संबंध की सहायता से हम पता कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे, हल में माना कि प्रार्थना कक्ष की, मैं लंबाई भी मान सकता हूँ, मैं चौड़ाई भी मान सकता हूँ। लंबाई कितनी है, x। अतः x किसके बराबर होगा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक के बराबर। 1 लिखा है बच्चों, 1 अधिक के बराबर, ठीक है। यहाँ से चौड़ाई आप ज्ञात कर लीजिए, तो चौड़ाई हो जाएगी x माइनस 1, ये प्लस वाला एक इधर आके माइनस हो गया, बटे 2। चौड़ाई क्या हो जाएगी कक्ष की, x माइनस 1 बटे 2। फिर हम लिखेंगे क्योंकि कक्ष का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर। ये लंबाई को भी आप मीटर में माने, चौड़ाई भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। क्षेत्रफल भी मीटर में ही दे रखा है, तो इन लंबाई और चौड़ाई को भी आप क्या मान लें, मीटर में ही मान लें, ठीक है। कक्ष का क्षेत्रफल, कक्ष कैसा है, आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कक्ष का क्षेत्रफल होगा किसके बराबर, 300 के बराबर। अंदर गुणा कर दीजिए x से, तो x स्क्वायर माइनस x, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो बराबर में 600। यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 600 बराबर 0। अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल कर लें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, उससे हमें कक्ष की लंबाई प्राप्त हो जाएगी और लंबाई की सहायता से हम बाद में क्या कर लेंगे, चौड़ाई भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे किस विधि से, गुणनखंडों द्वारा, गुणनखंड विधि से। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 600 बराबर 0। ए बी और सी के मान सोच लिए क्या आपने, ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान -600। 1 गुणा -600 कितना आएगा, माइनस का 600। अब आपको 600 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पर क्या आए, b का संख्यात्मक मान अर्थात 1 आए। आइए गुणनखंड करते हैं। विधि मैंने आपको बताई दी है गुणनखंड ज्ञात करने की। 1 गुणा 600 लिखेंगे, फिर इसका डबल कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो ये दूसरा गुणनखंड हो गया। फिर से इसका आधा हो जाएगा ना, 300 का आधा 150, इसका डबल 4, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 75, इसका डबल कितना 8। अब इसका आधा करेंगे तो दशमलव संख्या आएगी, तो आधा न करें बच्चों, उसको 3 से भाग दे, इधर 3 से गुणा कर देना। 3 से भाग लगाएंगे, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 24। अब 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का लगा देंगे, इसका 5 हो गया, 5 का भाग लगा देंगे तो इसको 5 से गुणा कर दे, 24 पंजे 120 है ना। और ये इसका वापस से 5 का लगाएंगे तो 1 गुणा 600 आ जाएगा।
तो ये इतने सारे मैंने गुणनखंड ज्ञात कर दिए, 2 गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। किसको मैंने? 600 को। कौन से वाले हमारे काम के होंगे? जिनको घटाने पर 1 आए, जिनको घटाने पर 1 आए। क्या 24 माइनस 25 माइनस 1 हो जाएगा, या 25 माइनस 24 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह 1 की जगह हम लिख देंगे 25 माइनस 24 एक्स, फिर माइनस 600 बराबर 0। तो ये हमने क्या किए हैं? गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं ए गुणा सी के गुणनफल के। ऐसे 2 गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर b का संख्यात्मक मान आता है। हमें चाहिए था घटाने पर, क्योंकि गुणनफल माइनस का आया है। तो ये कार्य आपको माइंड में करना है बच्चों, ये वाला कार्य माइंड में करना है। कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन रफ पेज पे, ठीक है। यहां पर देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 24x माइनस 600 बराबर 0। प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे, x माइनस 25 बच जाएगा। अगले 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे, 24 उभयनिष्ठ आ जाएगा, इधर भी x माइनस 25 बच जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 25 गुणा x प्लस 24 बराबर 0। हर एक को शून्य के बराबर लेकर x के मान निकालेंगे। यदि x माइनस 25 बराबर 0 लें, तब x का मान आता है 25, तथा यदि हम लें किसको? x प्लस 24 को 0 के बराबर लें, तब x का मान आता है माइनस 24। क्योंकि x क्या है? x कक्ष की लंबाई है, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। कक्ष की लंबाई कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? अरे 0 भी नहीं हो सकती, लंबाई 0 हो सकती है क्या? तो 0 से छोटी तो कैसे होगी? तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये मान नहीं चलने वाला। अतः बच्चों x बराबर क्या? x बराबर 25। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कक्ष की लंबाई वो कितनी है? 25 मीटर, तथा चौड़ाई कितनी थी बच्चों? चौड़ाई हमने ज्ञात की थी x के पदों में, x माइनस 1/2, 25 माइनस 1 24/2 कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 मीटर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कक्ष की विमाएं द्विघात समीकरण के हलों की सहायता से। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए जो भी मैंने आपको बताया है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहेंगे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।